हेलो स्टूडेंट्स, आज हेडिंग है रिफ्रैक्शन इन द केस ऑफ पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब। इससे पहले रिफ्रैक्शन और के बारे में फर्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज रिफ्रैक्शन थ्रू अ पैरेलल साइडेड अ ग्लास स्लैब। दिस इज़ अ ग्लास स्लैब EFGH। ये रेक्टेंगुलर शीट दिख रही है, बट इट इज़ अ सॉलिड लाइक अ बुक, लाइक अ ज्योमेट्री बॉक्स। दिस अ ग्लास स्लैब लाइक दिस। ऐसे ना, ये ग्लास की है, इस तरीके से शीट ऐसे रखी हुई है। अब ये इंसिडेंट रे, ठीक है, जब ये इंसिडेंट रे इस ग्लास स्लैब को क्रॉस करेगी तो यहाँ दो इसकी साइडेड, डबल साइडेड पर रिफ्रैक्शन होगा। पहले ये ग्लास स्लैब के अंदर एंटर करेगी, है ना। जैसे ही एंटर करेगी तो आपको पता है, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है, एयर है और ये सॉलिड है ग्लास, तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम। रेयर मतलब जहाँ पर जैसे डेंसिटी कम हो, ठीक है। सॉलिड और एयर और ग्लास में दोनों में कंपेयर करें तो एयर जो है कम डेंसिटी है एयर की और ग्लास की ज़्यादा है। तो रेयर मीडियम यानी एयर से ग्लास में सॉलिड में जा रही है तो लाइट क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये नॉर्मल है, डॉटेड लाइन, दिस इज नॉर्मल, और ये बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ। देखिए ऐसे जा रही थी डॉटेड लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन आप बनाएंगे यहाँ से यहाँ तक, ये डॉटेड बनाएंगे स्केल से, बट आपको AO की डायरेक्शन में ही इसे रखना है स्ट्रेट। ये सॉलिड यहाँ, ये फिर ये बेंड हो गई तो इस तरफ अब ये ट्रेवल करेगी। जब ये इस ग्लास स्लैब की दूसरी साइड को क्रॉस करके बाहर आएगी तो फिर से इसमें रिफ्रैक्शन होगा, और इस रिफ्रैक्शन फिनोमिना यहाँ पर क्या होगा, इसका सेकेंड जो केस है रिफ्रैक्शन का वो अप्लाई होगा। जब ये डेंसर मीडियम, अब क्या है, ग्लास स्लैब से क्रॉस करके और किस में, एयर में आ रही है, मीन्स अब ये डेंसर मीडियम, डेंसिटी ज़्यादा डेंसिटी वाले मीडियम से कम डेंसिटी वाले मीडियम में आ रही है, तो हम बोलेंगे कि ये नॉर्मल से दूर हो जाएगी। नॉर्मल हमें देखना है कि जिस मीडियम में ये पहुंच रही है उस तरफ का नॉर्मल देखना है। जैसे यहाँ पे नॉर्मल हमें देखना था इस तरफ का, ठीक है। जैसे कोई ये सरफेस है, इस पर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की है दोनों साइड में, ठीक है। तो इस सरफेस पे हम दोनों साइड में परपेंडिकुलर लाइन, ये नॉर्मल कहलाएगी, ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है, ये नॉर्मल कहलाएगी। ऐसे ही अब नॉर्मल में हम इसमें आउटवर्ड और इनवर्ड दो नॉर्मल होते हैं, तो हमें ये नीचे वाला बाहर, जिस मीडियम में बाहर निकल के जा रही है लाइट रेज, उसे देखना है। अब ये क्या होगा, यहाँ से B से C, फिर से ये इसके पैरेलल हो जाएगी। जो इमरजेंट इंसिडेंट रे थी इसके पैरेलल ये इमरजेंट रे कहलाती है। ये वाली BC जो है क्या कहलाती है, लिखा है इमरजेंट रे। तो दिस फिनोमिना जो है ये रिफ्रैक्शन इन अ केस ऑफ पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब। अब देखिए यहाँ पर इट इज़ ऑब्जर्व दैट, डायरेक्ट यहीं से लिखिए, क्या ऑब्जर्व किया, नंबर 1, द इमरजेंट रे BC, द इमरजेंट रे BC, ये जो इमरजेंट रे है, ये जो बाहर निकलने वाली, ठीक है, ग्लास स्लैब को क्रॉस करके बाहर आने वाली इमरजेंट रे BC पैरेलल टू द इंसिडेंट रे AO, ये इंसिडेंट रे AO के ये पैरेलल होगी। अगर जैसे ही मैंने इसको डॉटेड लाइन से इंक्रीज किया तो ये दोनों लाइन, यानी यही लाइन है ये, तो इसके ये पैरेलल होगी, ये पहली बात। दूसरा, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस CC डैश, C और C डैश फिगर क्लियर करके बना लीजिए। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस CC डैश, और इसको हम D से डिनोट करते हैं, बिटवीन द इमरजेंट रे BC एंड द एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे AO इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इम्पॉर्टेंट है ये डेफिनेशन भी, आप लेटरल डिस्प्लेसमेंट की पूछी जाए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेटरल डिस्प्लेसमेंट, या व्हाट इज अ लेटरल डिस्प्लेसमेंट, तो अब यहाँ पर लेटरल इन्वर्जन देखिए अलग है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट अलग है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा तो आप यहाँ रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, इस फिनोमिना, इसको माइंड आपका यहाँ आना चाहिए और यहाँ ध्यान, और इस डेफिनेशन को याद करेंगे। लिखेंगे द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इमरजेंट रे एंड द एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तभी मैंने अंडरलाइन कर लिया है, आप याद रखिए, ठीक है। तो इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं। नाउ
फैक्टर्स ऑन विच लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स, यानी जो अभी बताया था कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो था वो अब किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है, किस पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेकेंड थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, जैसे मैंने ऐसे ग्लास स्लैब यहाँ बनाया था, छोटा सा बना देते हैं, समझ लो, ठीक है। इसकी ये थिकनेस है ना, तो इसको मैंने टी से डिनोट किया था, टी पे, यानी वो टी पे डिपेंड करता है, थिकनेस ज़्यादा होगी या कम होगी उसकी, तो उस पर भी लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगा, और साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जैसे ये नॉर्मल था, अब लाइट रे यहाँ पे आ रही थी ये ऐसे, ठीक है, तो आई पे भी डिपेंड करेगा। आई पे डिपेंड कैसे करेगा एंगल ऑफ आई, अगर मान लीजिए ये ज़्यादा बेंड हो गई इंसिडेंट रे, तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ ना होके ऐसे, अगर ये यहाँ ज़्यादा बेंड हो गई तो इस तरफ डायरेक्शन हो जाएगी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा। सेकेंड, थर्ड पॉइंट, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ ग्लास, यानी ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट, उस पर भी स्पीड ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करेगा। तो बट जो स्पीड ऑफ लाइट वो है वो क्वालिटी ऑफ ग्लास पे डिपेंड करेगी, यानी ग्लास जो है, कांच कह लीजिए, शीशा कह लीजिए, तो वो जो ग्लास है वो किस पे, उसकी क्वालिटी कैसी है, यानी हाई डेंसिटी है उसकी या लो है, कैसी है, तो उस क्वालिटी पर भी डिपेंड करेगा। और लास्ट पॉइंट है इंसिडेंट रे पैरेलल टू इमर्जेंट रे ऑलवेज। ये आपको पता है कि जो इंसिडेंट रे है और वो इमर्जेंट रे, जैसे ये आपकी यहाँ से, फिर मैंने ऐसे बनाया था, ठीक है, बनाने के बाद इसको यहाँ पैरेलल के दिखाया था, ये इमर्जेंट रे थी ऐसे, ये वाली लाइन क्या कहलाती थी, इमर्जेंट रे, और ये इसके पैरेलल ऐसे होती थी ये दोनों, तो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ठीक है। और ये आपको पता है कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे ये पैरेलल होती हैं, इसलिए आपका एंगल ऑफ इमर्जेंट और एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो एंगल ऑफ इमर्जेंट और एंगल ऑफ इंसिडेंट ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है। अब यहाँ पर आप पैरेलल थ्योरम की से समझ सकते हैं कि एंगल ई और आई ये इक्वल होंगे, ठीक है। नाउ नोट डाउन, नाउ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन है जो अभी आपको बताया था उसी से, कि बताइए कि अगर कोई जैसे ग्लास स्लैब पर परपेंडिकुलर लाइट अगर फॉल हो, ठीक है, ग्लास स्लैब है इस तरीके से, इस पे अगर ये लाइट रे इंसिडेंट लाइट रे जो है वो अगर परपेंडिकुलर हो, मतलब इस सरफेस के 90 डिग्री पे हो, तो इसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। आंसर करिए, इसका आंसर दीजिए। चलिए, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉ नंबर 1, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जैसे आपको बताया, जैसे ये ग्लास स्लैब है ना, तो इसमें जो ऊपर बना देता हूँ इस तरीके से। अब कोई इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे हो गई, यहीं पर क्या लिखा है, द नॉर्मल एट द सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, तो इसी पॉइंट पर नॉर्मल आप सरफेस पे कहीं भी बना सकते हो, बट यही नॉर्मल की बात हो रही है। और रिफ्रैक्टेड रे, ये लाइट जो आ रही थी, अब यही लाइट रे आपकी रिफ्लेक्ट होगी, इस तरफ ना जाके वो ऐसे आएगी, ठीक। तो ये रिफ्रैक्टेड रे, ये तीन चीज़ें, नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट लॉ रहा। सेकेंड लॉ वैसे आपको दो ही हैं इम्पोर्टेंट, एक स्नेल्स लॉ है, वो थर्ड मैंने कर दिया, यहाँ पर सेकेंड लॉ मैंने ऐड किया है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। मीन्स आपने ये 9th में पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी वेव की फ्रीक्वेंसी वो भी, तो उसका फॉर्मूला भी था v इक्वल टू लेमडा टाइम्स न्यू, v जहाँ वेलोसिटी ऑफ लाइट या फिर स्पीड ऑफ लाइट, लेमडा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, और न्यू वेवलेंथ, लेमडा वेवलेंथ, और न्यू, ये न्यू है, न्यू लेटर न्यू है, ये फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है।
तो यहाँ पर इसमें समझना क्या है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज, जो न्यू है इसकी वैल्यू नहीं चेंज का होती है जब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में एंटर करती है। ये नोट करिए, थर्ड लॉ लिखते हैं। थर्ड लॉ नंबर थर्ड, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ, मीन्स इसे हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो और ये इम्पॉर्टेंट भी है, इससे न्यूमेरिकल भी सॉल्व होंगे आगे, ठीक है। तो फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया इज़ अ वर्ड इज अ प्लूरल ऑफ मीडियम का प्लूरल मीडिया। तो फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। अब ये ऑफ कई बार आया है इसलिए कन्फ्यूज़न लग रही होगी, लेकिन आसान है। लिखेंगे मीडिया द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर लिखेंगे टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। दैट इज, ये फॉर्मूला लिखा है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, और मैंने इस कांस्टेंट को एन से डिनोट किया। तो इसे एन से डिनोट करते हैं, और साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 and 2। कुछ बुक में इस तरीके से लिखा मिलेगा, कुछ में ऐसे मिलेगा 1 and 2, और कुछ बुक में 1 इस तरीके से लिखा मिलेगा। तो कई तरीके से नोट करते हैं, तो आप ऐसे याद रखिए, और इसका मीनिंग क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। नोट कर लीजिए पॉज करके, मैंने रफ कर दिया। तो 1 and 2 इसका मीनिंग क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is the refractive index of medium 2 with respect to medium 1, ठीक है। मीडियम 1 यहाँ पे जगह है तो लिख लो मीडियम 1, यहीं पर मीडियम 1, ठीक है। ये जैसे ही 1 and 2 ऐसे लिखा गया, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव ऑफ इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, और ये कांस्टेंट जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जाना जाता है, इसलिए हम इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट ऑफ मीडियम 1। जैसे मान लीजिए ये ग्लास है और ये मीडियम, ठीक है, या वाटर, ये इस तरीके से ग्लास है। अब ये मीडियम 2 है और ये मीडियम 1 है इधर, ठीक है। अब हमें अगर इस मीडियम 2 का निकालना है तो हमारी 1 से लाइट रे ऐसे आएगी और यहाँ एंटर करेगी। अगर ये सॉलिड है, ठीक है, ये ग्लास है, ये एयर है, इस तरीके से। अभी इस पे आगे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग से, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये अभी अलग से वीडियो आएगी, तो इसलिए अभी यहाँ पे थोड़ा समझ लो। तो बस इतना ही समझ लो इस पे, ठीक है। नोट करिए। चलिए आज के लिए होमवर्क 2 क्वेश्चंस, आपको पता है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ज़रूर सॉल्व करें। और जैसे देख रहे हैं CBSE 2016, और ये भी आपका 17 में शायद आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times enlarged real image of an object 10 centimeter in front of it. Calculate the focal length of the mirror. तो फर्स्ट में आपको मिरर की फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है। एंड सेकेंड वन, अ शेविंग मिरर हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 30 सेंटीमीटर। अ मैन सीज हिज इमेज 2.5 टाइम्स, ये लिखा है 2.5 टाइम्स, 2.5 टाइम्स द साइज ऑफ हिज फेस। हाउ फॉर द मिरर फ्रॉम हिज फेस, उसके फेस से मिरर कितनी दूर
है, आपको कैलकुलेट करना है, आंसर बताएंगे, ठीक है। और बाकी आप सपोर्ट करिए। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।